Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. First of all, congratulations to all the students who have just cleared जेईई मेंस। अभी अभी आपका जेईई मेंस क्लियर हुआ है। अभी आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप जेईई एडवांस की तैयारी करो, वो तो ऑब्वियसली सभी को करनी है वैसे, और साथ के साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जेईई एडवांस में भी बहुत ज़्यादा फोकस ना करके हो सकता है कि जेईई मेंस के बेसिस पे ही एडमिशन लेने की सोचें। तो अगर जेईई मेंस की काउंसलिंग आप अटेंड करो तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से इतनी सी सलाह है आपके लिए कि आप स्ट्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना बच्चों। तो आप सोच के रखो कि आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, आपको मैकेनिकल ही चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल ही चाहिए। तो आपको क्या स्ट्रीम चाहिए, मेरे हिसाब से आप स्ट्रीम सोच के रखो। स्ट्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। एक बार को थोड़ा बहुत कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो चलेगा। ठीक है जी? तो स्ट्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना जेईई मेंस में। ठीक है जी? आगे चलते हैं। आगे अगर मैं आपको बताऊँ तो आज हम मिले क्यों हैं? आज जैसा कि आपको थंबनेल दिखा था, मैंने क्या लिखा था? डोंट पैनिक फॉर द एडवांस। हियर आर सम क्वेश्चन्स, सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यू कैन से टू ब्रश अप इन लास्ट मिनट्स। तो एक्चुअली आज का वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे अ, हो सकता है कि कुछ लास्ट डेज़ में वो लोग जगे हों, हो सकता है, ठीक है? तो कुछ बच्चे ऐसे जो कि लास्ट डेज़ में जगे, उन्हें अब सीरियस हुए, तो उन्हें अब ऐसा लगे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पता चल जाएँ कि कुछ लास्ट डेज़ में हम जल्दी से ब्रश अप कर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो बस मैं ऐसे कुछ सब टॉपिक्स कुछ ऐसे माइक्रो टॉपिक्स आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रिपीटेडली आईआईटी बार-बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। कुछ मेन चैप्टर्स में से कुछ सेक्शन, कुछ सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे बार-बार क्वेश्चन आईआईटी पूछना चाहता है। जैसा कि आप देख भी सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जनरली कैंप शिक्षा पे आप देखोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पाए जाएँगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, चैप्टर वाइज़ भी और ईयर वाइज़ भी। वो चैप्टर वाइज़ बनाने का सेंस ही ये है कि आप जाके वहाँ पे चैप्टर वाइज़ उसको चेक करो। आपको दिखेगा कि ज़्यादा मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, चैप्टर वाइज़ वाली प्लेलिस्ट के अंदर ज़्यादा वीडियोज़ कौन-सी प्लेलिस्ट में है। उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि कौन-सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आईआईटी के अंदर। ज़्यादा क्वेश्चन्स कहाँ से पूछता है आईआईटी। ठीक है जी? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो उसको आप करने की कोशिश करो और साथ के साथ ये भी जजमेंट करने की कोशिश करो कि बार-बार किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है और उस चैप्टर में से भी कौन से सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे ही कुछ चैप्टर और ऐसे ही कुछ सब टॉपिक्स मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। कुछ चैप्टर्स को आज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो फिर मैं इसकी और भी कंटिन्यूएशन वीडियो और भी बनाऊँगा और भी कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जो केमिस्ट्री है ऑब्वियसली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पेन डाउन कर रहा हूँ जो कि थोड़े से आसान हैं, जिसमें थोड़ी सी कम मेहनत करके भी आपके मार्क्स आ जाएंगे एडवांस जैसे पेपर के अंदर भी। और कुछ ऐसे हैं जो कि मॉडरेट सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपके मार्क्स आएंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक्चुअली में डिफिकल्ट हैं, जिनको मैं एक्चुअली में डिफ़िकल्ट मानता हूँ और जिससे मैं ऐसा मानता हूँ कि जो रैंकर्स बच्चे हैं वो जनरली इसको हिट करते हैं, तभी जाके उनकी अच्छी रैंक बनती है। ठीक है जी? क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में क्या है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में एक्चुअली वो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाएगा। इवन कभी-कभी तो 2-2 3-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन बना देता है। तो वही मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना ज़रा। जैसे अगर मैं डिफ़िकल्ट में आपको ब कहूँ, तो डिफ़िकल्ट में अच्छे खासे लेवल से क्वेश्चन आएगा। 100% बात है कि थर्मो से एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है थर्मो से हर साल। ठीक है जी? जो कि काफ़ी सारे बच्चे गलत करके आते हैं। अगर मल्टी करेक्ट में आता है तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि इनमें से कौन कितने स्टेटमेंट सही है और कितने स्टेटमेंट गलत है। अभी मैं इसके अंदर भी चलूँगा, ये भी बताऊँगा कि थर्मो में कौन-कौन से सब टॉपिक्स आपको तैयार करने चाहिए। अभी तो सिर्फ मैं चैप्टर के नाम बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊँ, इलेक्ट्रो से भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप अच्छा करें। सिमिलरली एक बहुत सुंदर चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज़ द आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम से चैप्टर से भी अगर क्वेश्चन बनाएगा तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, जो कि हर बच्चे से नहीं हिलता है, मतलब हर एक से नहीं हिलता है। ठीक है? सिमिलरली अगर मैं बताऊँ, कभी-कभी, ज़्यादा तो नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये बना देता है आपके सामने और आपको ऐसा क्वेश्चन रख देगा जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि यहाँ पे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी-कभी ईज़ी भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पे आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है जी? अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना होगा तो यहाँ कहीं जाएगा। ईज़ी अगर मैं आपसे कहूँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको तो आप क्या करो, जिसको आप अपने आईआईटी के एडवांस के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में उसे ढूँढो कि भई उस चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ है और फटाफट से सबसे पहले उसको अप्रोच कर दो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले अगर मैं आपके यहाँ पे लिखूँ सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन,
ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे सॉलिड स्टेट है, लिक्विड सॉल्यूशन है। अगर आपने थोड़ी-सी भी प्रैक्टिस कर ली ना, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि अगर आपने ज़रा-सी भी तैयारी ढंग से करी है, तो आप थोड़ी-सी तैयारी से ही इसके क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आओगे। आपके एडवांस जैसे पेपर में भी 100% वो आपका आंसर सही जाएगा। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, यू कैन से गैसियस स्टेट अगर मैं आपको बताऊँ तो गैसियस स्टेट का पूरा चैप्टर पीवी इज़ इक्वल्स टू एनआरटी पे ही घूमता रहता है। वो कितना भयानक से भयानक पेपर बना ले, कितना भयानक से भयानक क्वेश्चन बना ले, पूरे क्वेश्चंस में पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी ही लगने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। हाँ, ये ज़रूर है कभी-कभी रियल गैस पे चला जाता है, बट रियल गैस से जब भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स नहीं आएँगे। आप इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल्स आपको गैस के तैयार करने हैं, वो कहाँ से तैयार करने हैं? वो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से और उसके एप्लीकेशन से ही तैयार करने हैं। आपको थ्योरी ज़रूर पढ़नी है, लास्ट वाली जो रियल गैस वाली है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उससे थ्योरेटिकली आएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बताऊँ, एक चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, बेंजीन और उसकी रिएक्शन जिसमें आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, सल्फोनेशन, ये सब आप पढ़ते हो। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। So that chapter is called electrophilic aromatic substitution chapter. This is also very important chapter. Electrophilic aromatic substitution आपको बहुत अच्छे से आपका कमांड होना चाहिए। कभी-कभी 2-2 3-3 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से देखे गए हैं आईटी एडवांस के पेपर में। तो आएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी यूं चुटकी में आपसे आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पे आप थोड़ा सा फोकस करोगे, बड़े प्यार से आंसर होते चले जाते हैं। जैसे कि एक चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फिर से एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने अगर बेसिकली सिंपल एनसीईआरटी प्लस थोड़ा बहुत अपने टीचर्स के नोट्स भी पढ़े हुए हैं, जिसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो आपके पास कहीं पे पेन डाउन है, आपने लिख रखे हैं, तो आप उनको भी अगर ढंग से तैयारी कर लोगे तो उससे आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन जैसे ही आएगा, आपको पेन भी नहीं उठाना, बिना पेन उठाए बस क्वेश्चन देखा और टिक लगाया और मार्क्स मिल गए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन सिमिलरली अगर मैं आपसे बताऊं, एक क्वेश्चन एक आपके पास आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात बताऊं, तो सरफेस केमिस्ट्री इज अगेन द सेम थिंग। मैं आपसे कहूँ सिंपली बस कुछ मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते ही आपसे हो जाएगा। क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि कौन इमल्शन है, कौन आपका क्लाउड कैसा है, ठीक है, आपका एरोसोल कौन होते हैं, 4 ऑप्शन देके बोल देगा। आपका गोल्ड नंबर की बातें कर लेगा, कोएगुलेशन के ऊपर बातें कर लेता है। तो आप सिंपली बस एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है, या फिर अपने बोर्ड लेवल पे अगर आपने जो भी रिफ्रेशर्स ले रखी हो, चाहे बेशक वो एबीसी हो, प्रदीप्स हो, कोई भी रिफ्रेशर्स जो आपने ले रखी है, अगर उस लेवल पे भी आपने इन चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है जो मैंने इधर लिखे हैं इजी वाले में, तो भी आपसे बड़े इजीली आईआईटी एडवांस जैसा पेपर जो कि इतना बड़ा पेपर माना जाता है, उसमें भी आपसे बड़े प्यार से इस सब के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे बताऊं, तो थोड़ा बहुत मैं मूल कॉन्सेप्ट को भी मानता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मूल कॉन्सेप्ट जहां पे आपको ऐसा कुछ दे रखा होता है कि भाई इसके इतने मोल है, मान लो कोई रिएक्टेंट है, कोई प्रोडक्ट है, आपसे कहते हैं कि रिएक्टेंट के इतने मोल है, बताओ जी प्रोडक्ट के कितने मोल बने। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि जो आपका 11th क्लास में जो रिडॉक्स का चैप्टर है, सीबीएसई में जो रिडॉक्स का चैप्टर है 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 8, उसमें जो थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हो ना, आप विश्वास नहीं करोगे, कभी कभी तो आईआईटी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देखे हो तो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि इसमें से किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, बस ये बता दो। जैसे अभी 2017 या 2016 में कुछ एक क्वेश्चन आया था जिसमें H3PO4, H3PO3, सिर्फ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी थी। तो इससे आसान क्या सवाल पूछेगा आईआईटी। बाकी बचे हुए सारे चैप्टर्स को मैं मानता हूँ कि उन सबको मॉडरेट में मानो, कि उसको ना तो थोड़ा आप थोड़ा इजी मानो और ना ही आप उसमें पागलों की तरह लगे रहो। ठीक है, उसमें थोड़ा मीडियोकर मेहनत कर लोगे तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं एक दो चैप्टर आपको गिनाऊं तो केमिकल काइनेटिक्स है, एटॉमिक है, ठीक है जी। एटॉमिक में मैं आपको बोलूँ, श्रोडिंगर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग है, ठीक है। और सिंपल आपका ऑर्गेनिक के ज़्यादातर चैप्टर मैं मॉडरेट में ही डालूंगा। ऑर्गेनिक में ऐसा कोई ज़्यादा फंसाने वाला काम नहीं आता है। इनऑर्गेनिक के बाकी बचे हुए चैप्टर, ये सब मैं इस कैटेगरी में डालता हूँ। बाकी अब मैं चैप्टर वाइज भी कुछ चैप्टर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। सारे चैप्टर्स अभी मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ चैप्टर्स की यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। उन चैप्टर्स के कुछ सब टॉपिक्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि बार बार आईआईटी कहाँ पे हिट करता है। तो आप उन सब टॉपिक्स को बड़े ध्यान से सुने और उनको करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं यहाँ से अगर शुरू करूँ, थर्मो से शुरू करते हैं चलो। तो मान लो कि मैं थर्मो से आपकी कहानी स्टार्ट करूँ। तो लेट्स से मैं अपनी हेडिंग डालूँ थर्मो। तो थर्मो के अंदर मेरे को लगता है आपको क्या-क्या तैयार करना चाहिए। थर्मो के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको तैयार करनी चाहिए, दैट इज़ वर्क डन के सिंपल फॉर्मूले। उसके ऊपर कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि कब रिवर्सिबल है, कब इर्रिवर्सिबल है।
बहुत ईज़ी होता है, वैसे बहुत भयानक नहीं होता है। जब भी कभी आपको ऐसा कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज़ करना, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये लैंग्वेज जब भी आपको दिख जाए तो समझ जाना इर्रिवर्सिबल है। तो आपको सिंपल पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लिखा है और रिवर्सिबल लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, रिवर्सिबल में आप वर्क डन निकालो। तो अगर आइसोथर्मल है तो वही अपना लॉग वाला फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हो, वो वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व आउट करोगे। देन अगली चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो अगली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी इसके ऊपर बहुत हिट करता है, ग्राफ्स। थर्मो के ग्राफ्स के ऊपर आज से पहले भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। हो सकता है आने वाले साल में, इस साल में भी थर्मो के ग्राफ्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाए। बहुत 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 पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी कुछ ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो आपको सबके ग्राफ्स, आइसोथर्मल के, एडियाबैटिक के, आइसोबारिक के, आइसोकोरिक के, सबके ग्राफ्स आने चाहिए, एक्सपेंशन के भी आने चाहिए, कंप्रेशन के भी आने चाहिए। सब ग्राफ्स आपको बनाने आने चाहिए। और कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कभी कभी एक ही ग्राफ में दो तीन ग्राफ दे रखे हो तो ऐसा पूछ ले कि ए कौन सा, एक ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। और नेक्स्ट बेटा, डेल्टा जी के ऊपर भी कभी काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो लेकिन आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा कि डेल्टा जी का इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। डेल्टा जी के ज्यादातर क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, या फिर इसको लेके चला जाएगा कहाँ, इलेक्ट्रो वाले चैप्टर पे, और उससे मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है तीनों को मिक्स करके कोई क्वेश्चन बना दे, क्योंकि भाई डेल्टा जी आप थर्मल में भी पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ते हो, और डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रो में भी पढ़ते हो। हो सकता है तीनों को मिक्स करके कोई क्वेश्चन बना दे। तो ये सब आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी ढंग से कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। डेल्टा एस एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बहुत रेयर ही हुआ है आज तक आईआईटी में कि आपसे किसी की एंट्रोपी उसने सॉल्व कराई हो। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा कि आपसे पूछेगा कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कब किस केस में इंक्रीज होती है, कब किस केस में डिक्रीज होती है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी अच्छे से पढ़ना। तो डेल्टा एस के बारे में ये दिखेगा, ठीक है। एक और फेवरेट बात मेरे को याद आ रही है आईआईटी की, आईआईटी फ्री एक्सपेंशन के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है पिछले 1-2 साल से। फ्री एक्सपेंशन से कहने का मतलब यह है कि आपसे अगर ऐसा बोले कि एक चैम्बर के अंदर तो गैस है, दूसरे चैम्बर के अंदर वैक्यूम है, आपने क्या किया, बीच वाली नोब खोल दी, अब ये गैस वैक्यूम वाले चैम्बर में जा रही है, तो इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन वाले के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रही बात थर्मोकेमिस्ट्री की, तो थर्मोकेमिस्ट्री में अगर मैं आपसे बात करूं, थर्मोकेमिस्ट्री आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड, थर्मो डायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में अगर मैं आपको बात करूं तो थर्मोकेमिस्ट्री में सिंपल डेल्टा एच के फॉर्मूलेस, जो कि क्या होता था, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। और एक डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी अगर आपको करना हो तो फॉर्मूला बदल जाता था, वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता था, ठीक है जी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ईच एंड एवरी जो डेफिनेशन थी वहां पे, कि डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन किसको बोलेंगे, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन किसको बोलेंगे, डेल्टा एच ऑफ कंबशन किसको बोलेंगे। मान लो आपको मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, आईआईटी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे, जैसे अभी प्रीवियसली 1-2 साल पहले ही मेरे को याद आ रहा है, शायद 2020 में या 2019 में आईआईटी ने ऐसा सवाल किया था। उसने 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था कि इन 4 में से कौन है जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में कुछ इक्वेशंस लिखी थी। तो आपको ये बेसिक डेफिनेशन से पता होना चाहिए कि भाई किस इक्वेशन को हम डेल्टा एच ऑफ द फॉर्मेशन की इक्वेशन बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक डेफिनेशंस आपको इनकी ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, एक लास्ट चीज़ जो मेरे को याद आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर भी क्वेश्चन आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो थर्मो में अगर आपने इतने पे कमांड कर लिया है तो चाहे बेशक कितना भी क्वेश्चन भयानक बना ले, आप प्यार से सॉल्व कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ, तो इलेक्ट्रो में पैटर्न ये पाया गया है कि भाई वो जो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस वाला जो पार्ट होता है, जिसमें आप लोग क्या पढ़ते हो, डेल्टा एम, डेल्टा ई क्यू नॉट, डेल्टा एम नॉट, ये सब जो आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, वो जो कॉलरॉश लॉ वाला सेक्शन है जहाँ पे आपको के के बारे में, सेल कांस्टेंट के बारे में, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रिएक्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सब वाला जो पार्ट है, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इस पे अच्छा कमेंट कर लेना। मेरी फीलिंग्स ये कहती हैं कि शायद आने वाले समय में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा।
इस साल आने वाले समय में शायद इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग इज़ नोन एज़ योर ई नोट वाले क्वेश्चंस। ई नोट वाले क्वेश्चंस में ऑब्वियसली नेस्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, वो तो सिंपल सॉल्व करने होते हैं, वो ज़्यादा भयानक क्वेश्चन नहीं बना पाएगा उसपे। आपको ई नोट दे देगा किसी 2 रिएक्शन हाल्फ्स के, कि भई ऑक्सीडेशन हाल्फ का ई नोट इतना है, रिडक्शन हाल्फ का ई नोट इतना है, तो बताओ जी इस रिएक्शन का ओवरऑल ई नोट ऑफ द सेल क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा? वो आपको कैलकुलेट करना होता है, वो सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको पेन नहीं उठाना है, लेकिन ई नोट के क्वेश्चन होते हैं। वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं आपको किसी 2-3 अ एलिमेंट्स का, 2-3 मेटल्स का मैं आपको क्या कर दूँ, ई नोट की वैल्यूज़ दे दूँ, और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लूँ कि कौन किसको ऑक्सिडाइज़ कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन इसमें से बेस्ट ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है, कौन इसमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, पक्का पूछेगा। ठीक है जी। और एक जो लास्ट में मेरे को याद आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के ऊपर भी कभी-कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि सॉल्ट ब्रिज किस तरह के काम करता है, सॉल्ट ब्रिज ज़रूरी क्यों है? अगर सॉल्ट ब्रिज ना लगाऊँ तो क्या सेल काम ही नहीं करेगा? ऐसे-ऐसे कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज की थ्योरी बहुत अच्छे से करके जाना, इसके ऊपर छोटे-मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा अगर स इलेक्ट्रो से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप बड़े प्यार से कर ही लोगे, ज़्यादा भयानक बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं आपसे बताऊँ तो नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। केमिकल इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की बात करूँ, तो बहुत ईज़ी चैप्टर, डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर अगर आप काम करने की कोशिश करना, तो क्या काम करना, इस चैप्टर के अंदर अंदर आप सिंपली करना क्या, इसमें आप डेल्टा जी वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना। ली चैटरलियर प्रिंसिपल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। देन इसके भी जो ग्राफ्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आप इतना भी कर लोगे, तो भी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस हो जाएँगे। उस चैप्टर से जो भी कंटेंट पूछेगा, वो आप बड़े प्यार से कर पाओगे। नेक्स्ट एक अच्छा चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, इससे बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाएगा वो। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जो रैंकर्स बच्चे होते हैं, वो जनरली ऐसे चैप्टर्स को हिट करते हैं, और जो नॉर्मल मीडियोकर बच्चे होते हैं, वो काफ़ी सारे बच्चे तो आयनिक जैसे क्वेश्चंस को छोड़ के ही आ जाते हैं देखते के साथ ही। तो ऐसा मत करना, आप कोशिश करो उस पे कमांड बनाने की, जितना अच्छे से अच्छा आप उस पे कमांड बना सको, उतनी अच्छी कमांड बना लो। आयनिक के क्वेश्चंस, अगर आपको ये जज करना आ जाए कि कहाँ पे बफर वाला फ़ॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फ़ॉर्मूला लगाना है, कब यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यहाँ पे बफर लगेगा, यहाँ बफर नहीं होगा, यहाँ पे तो केएसपी वाला फ़ॉर्मूला लगाना है। आपको ये जजमेंट करना आ जाए ना, तो पूरा चैप्टर आपको आता है। बस ये जजमेंट करना सीख लो। तो आपको ये जजमेंट करना आना चाहिए। इट मीन्स कि आपके पास क्या, आपको केएसपी के ऊपर जो क्वेश्चन्स आते हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए। दूसरा अगर मैं आपसे बताऊँ, तो सिंपल एसिड बेस के टाइट्रेशन के क्वेश्चन्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसके ग्राफ्स आने चाहिए। पिछले 1-2 साल में तो ये भी देखा गया, इसके ग्राफ्स भी पूछ रहा है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कब बफर का फ़ॉर्मूला लगाना है। बफर का फ़ॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है अगर आता है तो। बस ये पहचान कर लो आपकी, हाँ जी, ये बफर है। तो कभी-कभी तो 4 ऑप्शन ऐसे ही दिए गए हैं, आईआईटी ने ऐसे सवाल पूछे हैं, 4 ऑप्शन देके सिर्फ़ इतना पूछता है कि इन चारों में ऑप्शन में से कौन-कौन बफर है। क्योंकि बच्चों को ये पहचान ही नहीं होती बफर कौन है, कौन नहीं। तो आपको ये बफर पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, कब बफर बनेगा, कब नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ, तो नेक्स्ट इज़ योर जो बहुत फ़ेमस है, जो बार-बार पूछ रहा है, दैट इज़ नोन एज़ सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल आईआईटी कि आपके पास क्या है, आपको मैं बोलूँ कि आपके पास कोई बीकर है, उस बीकर में कोई ए प्लस कैटायन भी पड़ा है, बी माइनस एनायन भी पड़ा है, और ऊपर सॉरी, बी माइनस भी कैटायन है मान लो, बी प्लस भी कैटायन है, ए प्लस भी कैटायन है, और ऊपर से मैं इसमें कोई एनायन डाल रहा हूँ। ये एनायन क्या करेगा, ये एनायन पहले जाके मान लो ए प्लस से जुड़ेगा, और ए और ये एनायन आपस में जुड़ के प्रेसिपिटेट हो जाएँगे। फिर ये एनायन बाद में बी प्लस से जुड़ेगा और बाद में इसको प्रेसिपिटेट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर केएसपीज़। कि भई इसका केएसपी कम होगा इसलिए पहले ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसका केएसपी ज़्यादा होगा इसलिए ये आपका बाद में प्रेसिपिटेट होगा। तो इस पे डिपेंड करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आईआईटी, ठीक है जी? तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना, ये सब आने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं, आने वाले समय में। नेक्स्ट अब मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही आसान चैप्टर उठाया मैंने, दैट इज़ कॉल्ड एज़ योर लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। तो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर की कहानी सुनिएगा ज़रा। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको बेसिक थ्योरी तो आनी चाहिए। वो आपको सिंपल क्वेश्चन शायद कम ही पूछे, वांट हैव फैक्टर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो वांट हैव फैक्टर के जहाँ पे आप आई की वैल्यूज़ निकालते हो और उसके बेसिस पे सॉल्व आउट करते हो, वो क्वेश्चंस बहुत पूछता है। एक आपके दिमाग में एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक बिल्कुल थ्योरी अगर मैं आपको बताऊँ, ये थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं कि आपको कम से कम एनसीईआरटी उठाओ और उसमें ये रट लो कि एनसीईआरटी के अंदर आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं। उन एग्ज़ाम्पल्स को रट लो।
बहुत बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो 4 एग्ज़ाम्पल देता है, पूछता है इनमें से कौन-कौन पॉज़िटिव दिखाएगा, कौन-कौन आइडियल है, आपको ऐसे क्वेश्चन्स आने चाहिए। देन अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके अलावा तो सीधा डायरेक्ट फ़ॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इससे। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, जिसमें आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीज़िंग पॉइंट, लोअर इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल आपको फ़ॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बड़ा ध्यान से सुनना। सॉलिड स्टेट भी बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बड़ी ईज़िली आपसे सॉल्व हो जाएगा, बड़ी ईज़िली आपसे क्वेश्चन भी हो जाएँगे। बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए, सभी का। दूसरी चीज़ ए और आर के बीच में रिलेशनशिप आना चाहिए, सभी में। एफसीसी में, बीसीसी में, सिंपल क्यूबिक में, हेक्सागोनल में ए और आर का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो तीसरी चीज़ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भई एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगली अगर मैं आपसे बात करूँ तो डिफेक्ट वाली जो थ्योरी है, सिंपल एनसीईआरटी उठाओ, डिफेक्ट की थ्योरी पढ़ डालो। शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रिंकल्स डिफेक्ट, उसके एग्जांपल्स, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आए हैं, आज से पहले बहुत बार आए हैं, अभी भी आ सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कॉल्ड एज़ वॉइड। वॉइड के ऊपर क्वेश्चन आने बहुत ज़रूरी हैं और आ जाते हैं, आपको सॉल्व करने आने चाहिए। सिंपल सा फैक्ट होता है कि वॉइड में आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड देखने आने चाहिए कि भई कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है किसी के अंदर, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन्स आते हैं और आने वाले समय में भी आएँगे ही आएँगे। ठीक है जी? तो सिंपल सा फैक्ट होता है, अगर मैं एफसीसी और एचसीपी के बारे में बात करूँ, तो जितना भी उनका ज़ेड इफेक्टिव होता है, उतने ही उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। सिमिलरली अगर मैं एचसीपी और सीसीपी की बात करूँ, इन दोनों की बात करूँ, तो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, दे आर ऑलवेज़ इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू ज़ेड इफेक्टिव। तो ये सब कॉन्सेप्ट छोटी-छोटी बातें आपके दिमाग में क्लियर होंगी, तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आपसे कोई ऐसा भयानक पूछ ही नहीं सकता कि आप ना कर पाओ। जो भी पूछेगा, ऐसा पूछेगा कि अगर आपने इतना पढ़ा है तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन कर आओगे। नेक्स्ट मैं गैस के लिए भी बोल रहा था, गैस बहुत आसान चैप्टर है, बड़े प्यार से करना इसको। सिंपल पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स कर डालो, इसके सारी एप्लीकेशन सीख लो। इसके साथ-साथ रियल गैस की थ्योरी बहुत अच्छे से कर लो। इसकी थ्योरी और इसके ग्राफ्स। ग्राफ तो मैं इनके लिए भी बोलूँगा जो बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, गेली-सिक्स लॉ। तो आप जितने भी लॉज़ करते हो उन सब के ग्राफ्स, ठीक है, रियल गैस के ग्राफ और रियल गैस की थ्योरी, ये बहुत अच्छे से कर लेना। रियल गैस की थ्योरी पे तो मैं डबल मार्क लगा दूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा इस साल। इसकी थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी? ध्यान से सुनना, आगे बढ़ें। तो अगला अगर मैं आपको बताऊँ एटॉमिक, एटॉमिक में देखो वैसे तो चैप्टर देखने में बड़ा भयानक लगता है कि इतने बड़े-बड़े न्यूमेरिकल्स, इतने बड़े-बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। आईआईटी जब भी सवाल पूछता है आपको कैलकुलेशन में कभी नहीं फँसा रहा है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं फँसा रहा है। आपको तो बल्कि ये कहाँ पे लेके जा रहा है? थ्योरी पे लेके जा रहा है और थ्योरी भी कौन-सी वाली? श्रोडिंगर वाली, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो श्रोडिंगर वाली थ्योरी, श्रोडिंगर से आपको वेव इक्वेशन पता होना चाहिए, साई का सिग्निफिकेंस, साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस, इनके ग्राफ्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? नोड निकालने आने चाहिए, रेडियल नोड कितने कैसे निकालते हैं, ठीक है? रेडियल नोड लिख देता हूँ मैं हल्का-हल्का थोड़ा-थोड़ा। रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, प्लेनर नोड कैसे निकालते हैं, ठीक है? किसी इक्वेशन को देख के अभी आपने देखा होगा 1-2 कुछ वीडियोज़ पहले ही मैंने एक सॉल्यूशन दिया था जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सिखाया है कि अगर आपके पास कोई साई का बहुत बड़ा-सा फ़ंक्शन लिखा हुआ है, बड़े-बड़े से फ़ंक्शन लिखे होते हैं, उस पूरी इक्वेशन को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से n की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है और m की वैल्यू कितनी है। तो n और m और l की वैल्यू इक्वेशन से देख के आपको पता चल जाती है अगर आपको साई की इक्वेशन दे दे। और इसी से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। पिछले 1-2 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि बार-बार वो इसी चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है। रेदर देन आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में फँसाने की, न्यूमेरिकल में नहीं फँसा रहा है आईआईटी वाला। ठीक है जी? तो इसको ध्यान देना। ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री ज़रूर है, आप चाहो तो उसको पेन डाउन कर लो, मैं नहीं लिखना चाह रहा था उसे। सरफेस तो सिंपल सा छोटा-सा ही चैप्टर है, एनसीईआरटी पढ़ लो इसके लिए, ठीक है? लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि इसको लाइटली ले लेना, ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, गोल्ड नंबर के बारे में पढ़ो उसके बारे में, ठीक है? देन अगर मैं आपसे बोलूँ मिसाइल फॉर्मेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन्स आ रहे हैं, मिसाइल फॉर्मेशन के ग्राफ पूछ लिया था अभी 1-2 साल पहले उसने, कोएगुलेशन के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। कोएगुलेशन के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कौन किसको कोएगुलेट करेगा, कौन नहीं करेगा। और लास्ट में अगर मैं आपसे बताऊँ तो एड्सॉर्प्शन का आइसोथर्म्स, मतलब कि एड्सॉर्प्शन के ग्राफ्स, वो अच्छे से करके जाना, ठीक है ना? और
थोड़े से एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में बेसिकली एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन एरोसोल है, कौन कोलाइड है, ठीक है जी, कौन आपका इमल्शन है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पे देखेंगे, वो एग्जाम्पल जरूर करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर मैं उठा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड एज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर देखना, काइनेटिक्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे आपको वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से आएंगे। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, बहुत बोल्ड लेटर में इस बात को लिख लेना, पूरा पूरा गट फीलिंग है मेरा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा आर्हीनियस की थ्योरी से, थियोटिकल क्वेश्चन आएगा काइनेटिक्स से, न्यूमेरिकल नहीं आएगा सॉल्व करने को। थियोटिकल क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से पूछ रहा है और इसी जगह पे बार बार हिट कर रहा है। आर्हीनियस की थ्योरी, कि आर्हीनियस में नंबर ऑफ कोलिजन्स से आपको कुछ थ्योरी बना देगा, ठीक है जी, एक्टिवेशन एनर्जी की कुछ थ्योरी बना देगा, उसकी टेम्परेचर से डिपेंडेंसी दिखा के उससे कुछ क्वेश्चन बना देगा। तो आर्हीनियस की थ्योरी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये सब बहुत अच्छे से करके जाना, इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। बाकी न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर ही लोगे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का, वो तो बड़ी बात नहीं है। ऑर्डर निकालना, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब आप कर लोगे। मेन थिंग इसकी थ्योरी किसी अच्छी बुक से करके जाना। किसी अच्छी बुक से इसकी थ्योरी ज़रूर पढ़ना। बुक मेरे को याद आ रही है, मैकमेरी, एक बुक है मैकमरी, शायद मैंने सही स्पेलिंग लिखी है। मैकमरी नाम की एक बुक है, उसको पढ़ना। उसमें ये थ्योरी बहुत सुंदर दी गई है। सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी आपको नेट पे अगर आप ढूँढोगे तो। तो इसको पढ़ना, इसकी बहुत सुंदर थ्योरी उस बुक के अंदर दी गई है। नेक्स्ट थिंग इज़ क्या? नेक्स्ट थिंग इज़ योर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन पिछले 1-2 साल से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछने लगा है ये। तो रेडियो एक्टिविटी को आप अच्छे से कर लेना, बहुत भयानक चैप्टर नहीं होता, बस इसमें थोड़ा-सा समय दे देना, 1-2 घंटा लग के इस चैप्टर को पढ़ लेना। अल्फा एमिशन कब होता है, बीटा एमिशन कब होता है, गामा एमिशंस कब होते हैं, किसके एमिशन होने की वजह से कितना एटॉमिक नंबर में, कितना एटॉमिक मास में चेंज आ जाता है। अब कभी कोई इक्वेशन दे रखी हो कि इससे ये बन गया, अब बताओ इसमें अल्फा अल्फा एमिशन कितने हुए, बीटा कितने एमिट हुए। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है जी। आपके एन बाय पी रेशियो कभी लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा, किस तरह के एमिशंस होंगे, ग्रेटर देन 1 है तो किस तरह के एमिशंस होंगे, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ-साथ अगर मैं एक और बात लिख दूं, कार्बन डेटिंग के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि बार-बार इसी सेक्शन से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज़्यादातर। कार्बन डेटिंग से भी आने के क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को, और एक मेरे को लग रहा है कि शायद यूरेनियम डेटिंग से है। यूरेनियम डेटिंग से भी क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहे हैं। तो इसको ज़रा ढंग से कर लेना, इसको ढंग से पढ़ लेना, इससे पूरे-पूरे चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ पूछेगा। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट अगर मैं आपको बताऊँ, अब मैं टिपिकली थोड़ा-सा ज़रा इनऑर्गेनिक पे बात करता हूँ आपसे कि इनऑर्गेनिक की तैयारी कैसे करें। तो इनऑर्गेनिक के देखो जी, इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर तो बहुत सुंदर है, जिस पे आपको अच्छी मेहनत करनी चाहिए। इनऑर्गेनिक बहुत बदनाम है इस बात से कि इनऑर्गेनिक में सब कुछ रटना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनऑर्गेनिक में कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसको सॉल्व करो, आंसर निकालो और टिक मार के आओ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ रटना पड़ता है। हाँ, बहुत सारा सेक्शन है जो आपको याद करना पड़ता है। तो बहुत सारा ऐसा भी सेक्शन है जो लॉजिकल है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अगर मैं बात करूँ, वो लॉजिकल है। उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको करना आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए आपसे, ठीक है? सिमिलरली मैं पीरियोडिक को भी इसी में काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि पीरियोडिक एक छोटा-सा चैप्टर है, थोड़ी-सी मेहनत करोगे तो बड़े प्यार से उसमें मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है जी? तो ये कुछ ऐसे 2-3 चैप्टर तो मैं ऐसे काउंट करता हूँ जिसमें कि आपके मार्क्स लूज़ नहीं होना चाहिए। अब टिपिकल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, बोरोन, कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन फैमिली पे अगर चले जाओ, तो वहाँ से हाँ, कुछ ऐसे सेक्शंस आ जाते हैं जो कि आपको याद करने वाले फैक्चुअल हैं। अभी उस पे भी बात करेंगे, अभी देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल देखते हैं ज़रा, अगर मैं मान लो बॉन्डिंग की आपसे बात करूँ, तो बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे आईआईटी में 2 से 3 सवाल भी आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, और सबसे बड़ी बात तो मोटा-मोटा, बड़ा-बड़ा लिख लो एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूरे चांसेस है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक या 2 न्यूमेरिकल्स ज़रूर आएँगे, कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आएँगे जिसमें आपसे या तो बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे उनको अरेंज करा देगा, या बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा, उसके बेसिस पे अरेंज करा देगा, ये सब क्वेश्चंस ज़रूर आएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूँ, हाइब्रिडेशन की थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है। आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए, उनकी हाइब्रिडेशन डायरेक्ट पूछ ले, हो सकता है हाइब्रिडेशन ही पूछ ले, हो सकता है शेप ज्योमेट्री पूछ ले, हो सकता है शेप ज्योमेट्री ना पूछे, आपसे नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पूछ ले। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली घूम रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का पिछले 1-2 साल से आने के पूरे-पूरे चांस है। पूरे पूछेगा, ठीक है जी। तो अगर आपने इतना भी सेक्शन केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा कर लिया, तो आपका पार हो जाएगा, आपको बड़े प्यार से आपके ये सब सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक और लिख लो यहाँ पे, जब लिख ही रहे हो तो डायपोल मोमेंट के आपको कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कुछ अगर मॉलिक्यूल्स दे दिए जाए, किस
कितने मॉलिक्यूल्स इसमें से ऐसा मैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना दूँ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे दूँ, उनमें से पूछो किस-किस का डायपोल मोमेंट आपका 0 नहीं हो रहा है और किस-किस का 0 हो रहा है। मतलब कौन-कौन पोलर मॉलिक्यूल है, कौन-कौन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर सवाल पूछेगा और बॉन्डिंग चैप्टर को अगर आपने अच्छा कर लिया तो ये जो भी 2-3 सवाल आएँगे, एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं और बड़े प्यार से सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं है। थोड़ा-सा मेहनत करो, बड़े प्यार से हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट तो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि किसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है? कौन-कौन इसमें डायमैग्नेटिक है, कौन-कौन पैरामैग्नेटिक है, ऐसे 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ ले, ठीक है? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, ये सब बताना, कौन कलर्ड है, कौन कलरलेस है, ये सब आपको बताना आना चाहिए, ठीक है जी? हाइब्रिडेशन बतानी आनी चाहिए, कब sp3d है, कब d2sp3 है, ठीक है ना? कब आपका dsp2 है, कब sp3 है, कब sp3d2 है, कब d2sp3 है, सब हाइब्रिडेशंस आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा बहुत आइसोमेरिज़्म पे भी पिछले 1-2 साल से बातें कर रहा है ये। आइसोमेरिज़्म में आपसे पूछ सकता है कि बताओ जी ये मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला दे दिया, अब इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएँगे? तो ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है जी, तो इतना काम कर लेना और एक थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का आईयूपैक भी पढ़ के जाना। इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ के जाना, वैसे नोमेनक्लेचर में मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा सवाल देगा ये, ज़्यादातर आपको यहीं फँसाने की कोशिश करेगा, या तो हाइब्रिडाइजेशन में या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में या कलर में, इनमें ही फँसाने की कोशिश करेगा ये आपको। देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ, पीरियोडिक चैप्टर इतना सुंदर चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको क्वेश्चन्स आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा, वो ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल भी छोड़ के तो नहीं आओगे उसे। बस ये है कि हाँ, किसी भी टीचर के नोट्स पकड़ लो और उनके नोट्स में से जो भी एक्सेप्शन केसेज़ हैं, जितने भी एक्सेप्शनल केसेज़ हैं, वो सब रट जाओ। जैसे साइज़ के ऊपर आपको दिखेगा, जैसे बोरोन फैमिली में साइज़ का प्रॉब्लम होता है। आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन डी ब्लॉक में आपको नज़र आता है, जिसकी वजह से साइज़ का कॉन्ट्रैक्शन आपको नज़र आता है। ठीक है जी? आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव ना होके पॉज़िटिव हो जाती है। ठीक है जी? सेकंड ईए इज़ ऑलवेज़ एंडोथर्मिक। तो ऐसा क्यों होता है कि सेकंड ईए हर किसी का एंडोथर्मिक होता है, कोई भी एलिमेंट ले लो। ठीक है? चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? ये सब कहानी आपको पता होनी चाहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आईआईटी का सबसे फेवरेट, आईआईटी का सबसे फेवरेट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन-कौन होते हैं? और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आपको ये बात पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक में भी कौन-कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जैसे, और उसमें से भी ज़रूरी नहीं कि आप सीधा मेटल का नाम याद कर लो तो उससे याद हो जाएगा। जैसे क्रोमियम का है, तो क्रोमियम का जो +3 वाला ऑक्साइड है, +3 क्रोमियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। लेकिन +3 से ज़्यादा पॉज़िटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, कम वाले होंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। तो सबका ज़रूरी नहीं, जैसे लेड का तो दोनों के दोनों ही आपके क्या होते हैं, दोनों के दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है? ऐसे ही मैं टिन की बात करूँ, टिन के भी दोनों के दोनों ही आपके एम्फोटेरिक होते हैं। लेकिन क्रोमियम के सारे एम्फोटेरिक नहीं होते हैं, तो क्रोमियम का Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, सब एम्फोटेरिक नहीं है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ज़रूर पढ़ के जाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार बनाना चाहो उतने बना लो यहाँ पे, ये ज़रूर पूछेगा। सिमिलरली न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे पूरे चैप्टर में, पूरी केमिस्ट्री में न्यूट्रल ऑक्साइड ज़्यादा नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O को भी न्यूट्रल ऑक्साइड में गिन लेता है, N2O को। ये कुछ 4-5 मैंने यहीं लिख दी है अभी के अभी, इन 4-5 को रट लेना, ये न्यूट्रल ऑक्साइड पूछ सकता है आपसे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर वो चैप्टर है जो कि हमारे लैब में कराया जाता है, सीबीएसई में थ्योरी में नहीं पढ़ाया जाता है। लैब में कराया जाएगा और लैब में हम कैटायन एनायन डिटेक्शन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप अरेंज करो कहीं से आपको अच्छे इसकी थ्योरी मिल जाए, इसके कहीं से अच्छे नोट्स आपको मिल जाएँ, कहीं ना मिले तो जो देसी वाली जो सुदर्शन गुहा की जेडीली आती है, फॉरेन वाली नहीं, इंडियन वाली जेडीली जो आती है, उसके अंदर आपको ये चैप्टर बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ दिख जाएगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो कभी-कभी पूरा एक पैराग्राफ आ जाता है और उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता, आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आओगे। तो इसलिए क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छे से कर लेना। बाकी बचा आपका पी ब्लॉक जो कि नॉर्मल एस ब्लॉक है, नॉर्मल आपका पी ब्लॉक है, नॉर्मल आपका डी ब्लॉक है। इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए एनसीईआरटी पढ़ो, किसी टीचर के अच्छे नोट्स पढ़ो, ठीक है? उतना ही इनफ है। एनसीईआरटी पढ़ो, किसी टीचर के नोट्स पढ़ो और साथ के साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। इतना ही काफ़ी है और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, कुछ करो या नहीं करो, एनसीईआरटी के अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं,
डायग्राम्स मैं बड़ा-बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले कुछ सालों से, चाहे वो बनाना बॉन्डिंग के ऊपर पूछ रहा हो, चाहे आपका P4O10 का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, चाहे P4O6 का स्ट्रक्चर पूछ रहा हो, चाहे उसमें ये पूछ रहा हो कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन्स कितने लगे हुए हैं, ठीक है? आपसे कुछ भी पूछ सकता है एंड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो इसके फेवरेट है आईआईटी के। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर, मैं बोलूँ नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं ना, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ डालना, उसमें कित कौन-कौन ऐसे हैं जो कि आपका पैरामेग्नेटिक होते हैं, कौन-कौन ऐसे जो डायमैग्नेटिक होते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन-कौन पैरामेग्नेटिक और कौन-कौन डायमैग्नेटिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे भी तुम जितने बनाना चाहो उतने इस पे स्टार बना लो। मेरी पूरी गट फीलिंग्स है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आएगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिव एनालिसिस, डायग्राम, ठीक है? आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जितने भी हैं, कौन-कौन से ऑक्साइड्स न्यूट्रल हैं, कौन-कौन से ऑक्साइड्स आपके मैंने अभी बताया ये दोनों न्यूट्रल होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। को कौन-कौन से न्यूट्रल हैं, कौन-कौन से एसिडिक हैं, किसमें पानी डालने से क्या बन जाता है, ठीक है? कौन-कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड है जिसमें आपने पानी डाला तो HNO3 बन गया, किसी में पानी डाला तो HNO2 बन गया। तो ये सब आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, आएगा, ठीक है? तो यहाँ मैंने इनऑर्गेनिक भी कवर कर दी। अभी मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक में मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसूँगा। ऑर्गेनिक में बस मैं आपसे ये बोलूँगा नेम रिएक्शंस अच्छे से कर जाना। सारी नेम रिएक्शन, चाहे वो आपकी अल्कोहल चैप्टर की क्यूमीन पेरोक्साइड सिंथेसिस हो, चाहे वो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन हो, चाहे वो आपकी केनिज़ार रिएक्शन हो, चाहे 2,4-DNP हो, चाहे फेलिंग्स रिएजेंट के बारे में बातें हो, चाहे टॉलेंस रिएजेंट के बारे में हो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो, ठीक है ना? जितनी भी रिएक्शंस हॉफमैन एलिमिनेशन हो, जितनी रिएक्शंस आप जानते हो एस्टेरिफिकेशन है, कार्बामेल रिएक्शन है, पिनोकोल-पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी नेम रिएक्शन है ना, रोज़नमून रिडक्शन है, जितने भी नेम रिएक्शन है, जितने भी नेम रिडक्शंस है, नेम ऑक्सीडेशंस है, सबको करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक का जब भी ये सवाल बनाएगा इंडिविजुअली किसी एक चैप्टर से सवाल नहीं दिखेगा आपको, आपको हमेशा कलेक्टिव सवाल दिखेगा। आपको ऐसा दिखेगा 2-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिस करके वो सवाल बना देगा। मतलब एक ऐसा सवाल बनाएगा जिसमें हो सकता है कि बेंज़ीन और उसके चैप्टर की रिएक्शंस भी आ रही हों, हो सकता है उसी में वो हाइड्रोकार्बन का भी क्वेश्चन डाल दे। फिर उसके बाद अगला स्टेप आपका ऐसा हो कि एल्डिहाइड बन गया, अब एल्डिहाइड का एल्डोल करा दे। एल्डोल कराने के बाद वो अल्कोहल बन गया, अल्कोहल से फिर वो अल्कोहल चैप्टर पे चला जाए। तो ऐसा करके वो सीक्वेंस बना के किसी न किसी चैप्टर्स को 2-3 चैप्टर को रिलेट करके तब जाके आपका ये क्वेश्चन डिज़ाइन करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस तो और नेम रिएजेंट्स तो बहुत अच्छे से करके जाना, इसी के ऊपर कुछ ना कुछ पूछेगा। लेकिन हाँ, ऐसा है प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना। अब बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, उनके लिए एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो थोड़ी-थोड़ी। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके एनसीईआरटी रीड करो, बस उसी से काम चल जाएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक चैप्टर है, एनवायरमेंटल करके एक चैप्टर है, आपका पॉलीमर करके एक चैप्टर है। इन सब के लिए आप सिंपली एनसीईआरटी पढ़ो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मेटलर्जी एक चैप्टर है, मेटलर्जी में भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, वो उनके एक्सट्रैक्शंस के ऊपर पूछ लेता है, उसके प्रोसेस के ऊपर पूछ लेता है। कौन किसका ओर है, कित कौन-कौन से ओर ऑक्साइड्स है, कौन-कौन से ओर सल्फाइड्स हैं, ठीक है? ये सब पूछ लेता है। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लें। एनसीईआरटी की एक-एक लाइन उठ के बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर बन के आ जाता है। तो आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने जितना मेरे को दिखाना था वो दिखा दिया है। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेलिंग आपको चाहिए हो तो कभी मेरे से बात करना, मेरे को रिक्वेस्ट करना तो शायद मैं और भी कोई आपको वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना? तो कमेंट बॉक्स में आपको और भी किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज़ मेरे को बताना। किसी और तरीके की वीडियोज़ आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। सो आई होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कामशिक्षा। थैंक यू।